इसमें हम इट्स गोना बी रोल प्लेयर होगा, और उसमें पहले मैंने सोचा था कि मैं दे दूं, लेकिन क्योंकि आप में से एक को मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस दे नहीं सकता रोल प्लेयर की, क्योंकि अगर मैंने वो आपको दी तो फिर वो आपको आंसर पता चल जाएगा। वो नेक्स्ट टाइम के लिए हो सकता है कि हम ये पहले ही टाइप करके, जिन्होंने करना हो तो हम उनको ये सिनारियो पहले ही या तो ईमेल कर दें या किसी तरीके से उनको प्राइवेटली व्हाट्सएप कर दें। वो मैं ये इमरान से पूछ के इसका एक डिवाइस करके प्लान, देन विल काइंड ऑफ मेक दैट। तो उसी को बाईपास करने के लिए व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं आपको ये सिनारियो दे देता हूँ, एंड सिनारियो के बाद मैं आप आई विल बी द पेशेंट, और फिर आपने मुझसे करके आगे वी नीड टू कंटिन्यू। और ये एग्जाम की तरह ही हम थोड़ा सा टाइम बाउंड करेंगे। तो जब ये मैं स्टार्ट करूंगा बोलना, तो पहले 2 मिनट जो है वो आपको ये जो सिनारियो आपने पढ़ना है या उसमें से कोई सवाल पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद देन वील स्टार्ट विद माय मतलब आपने मुझे ही उसका जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली करना। समझ आ गई? जी सर। यू अंडरस्टैंड? ठीक, जी ओके सर। ओके। तो आप में से फिर कौन करेगा? फिर एक ही बोले बेटा, फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो मे बी अगर वी हैव टाइम वी विल मूव ऑन टू मे बी द सेम सिनारियो, और देखते हैं कि हमने इसके बाद इसकी आप इनमें से क्या आगे डिस्कशन क्या निकाल ली। सर मैं पहले कर रही। चलो सर ठीक। बताएं दोनों। नहीं बेटा, दोनों नहीं बोलोगे, सर, एक बोलोगे, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाती है। सर मेरी तरफ नेटवर्क इशू बहुत है ना, इस वजह से कह रही हूँ पहले मैं कर लेती हूँ। तो, सर चलो मेरे एरिया में नेटवर्क इशू बहुत होता है, इस वजह से बंद हो जाता है बीच में ना। चलो, अभी तो अगर सही बंद हो चल गया तो फिर देन डॉक्टर फरहाना कैन टेक ओवर। चलो विल स्टार्ट विद दिस। जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, ये शी इज मिसेस XYZ, शी इज 32 years of age, married for last 5 years, and she's trying to conceive for the last 5 years. She had जी एज कितनी है? 32। ठीक है। ठीक, married for 5 years and हम्म trying to conceive for the last 5 years. She had an HSC done 3 years back, which was showed bilateral patent tubes. On ultrasound, there's a 4 centimeter fibroid posteriorly, which is just reaching the endometrium. Our patient is with you now. You need to sit down with the patient and discuss the management plan ठीक है for the future. ठीक है? सर, आप होंगे प्ले रोल मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिंद, मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं आपसे आपके बारे में सवालात करूंगी और फिर आपकी तशखीस करेंगे और आपका मुआयना भी करूंगी। ठीक है? ठीक, ओके। आपकी उम्र, आपका नाम क्या है? XYZ, और आपकी उम्र 32 ईयर्स है और आपकी शादी को 5 साल हुए? हाँ जी। अच्छा ठीक है। आपकी मियाँ की उम्र कितनी है? उनकी जी 36। 36? जी। ठीक है। अच्छा, आपकी शादी को 5 साल हो गए? हाँ जी। आप दोनों की पहली शादी है? जी, पहली शादी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी तक आपको कोई हमल नहीं ठहरा है? नहीं। ठीक है। अच्छा, आपकी माहवारी बिल्कुल टाइम पे आती है? 4-5 दिन पहले आ जाती। ठीक है। हर महीने के महीने आती है? हाँ जी, ऑलमोस्ट। अभी कब आई थी लास्ट माहवारी? लास्ट माहवारी ये कोई अबाउट फर्स्ट को। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि माहवारी के साथ दर्द होता है? पहले 2 दिन। ठीक है, बस नॉर्मल होता है, यानी काबिल बर्दाश्त होता है? कभी कभार दवाई लेनी पड़ जाती। ठीक है। अच्छा, माहवारी कितने दिन के लिए आती है आपकी? 6 days, 6 दिन। ठीक है। और बिल्कुल ठीक आती है, बहुत ज्यादा तो नहीं आती?
फर्स्ट 2 दिन में दर्द होता है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, बाद में ठीक हो जाती अच्छा ठीक, उसमें बहुत ज्यादा टुकड़े वगैरह आते हैं? है। नहीं। ठीक है, मतलब आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल है। दिन में कितने पैड कपड़े इस्तेमाल कर लेती हैं? घर के कपड़े इस्तेमाल करती हैं या बाहर के पैड यूज कर लेते हैं बाहर के दो, कपड़े? पहले 2-4 दिनों में चार चार, उसके बाद फिर 2 या 1। हम्म, ठीक है। अच्छा ये बताएं, आपके शौहर आपके साथ रहते हैं? जी। हेलो, जी जी। आपके शौहर आपके साथ रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल साथ रहते हैं। ठीक है, वो क्या जॉब करते हैं? वो क्लर्क हैं यहाँ पे एक ऑफिस में। ठीक है। अच्छा अच्छा, आप लोगों का हफ्ते में कितनी बार मिलना होता है? 1 से 2 दफा। हेलो, जी जी, 1 to 2 टाइम्स। हफ्ते में कितनी बार? अच्छा, 1 to 2 टाइम। आपको अंडे वाले दिन मालूम है? अंडे नहीं, बनने वाले दिन मालूम है? नहीं मिलते हैं फिक्स डेज पे या वैसे ही मिल लेते हैं? नहीं मालूम नहीं। अच्छा, आपके शौहर का मिलने में तो कोई मसला नहीं होता? बाहर जल्दी फारिग तो नहीं हो जाते, या कोई दर्द तो नहीं होता, या नहीं। कुछ कोई मसला नहीं है? नहीं। दोनों मुतमईन होते हैं मिलने के बाद? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, कोई आपने खानदानी मंसूबाबंदी कोई गोलियां तो इस्तेमाल नहीं की शुरू में, या शादी के बाद, या अभी बाद में? नहीं। अच्छा, आपके शौहर को कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की बीमारी, कोई और मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके शौहर को कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? कोई नहीं। पीछे कमर का या कोई और हर्निया वगैरह का? नहीं जी। अच्छा, ये बताएं कि आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? कोई सफाई नो। वगैरह करवाई है आपने? नहीं। अच्छा, आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की बीमारी, कोई खून जमने वगैरह की बीमारी या एंजाइटी वगैरह का मसला? नहीं। अच्छा, आपके बच्चेदानी के मुंह का कोई वो टेस्ट हुआ है, पानी वाला? नो। हेलो। हेलो, जी। हाँ सर। अच्छा ये बताएं कि सर, मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आ रही है असल में। जब जिस तरह अब आपने हिस्ट्री मुझे दे दी है, फाइब्राइड है, इसको फाइब्राइड भी 4 सेंटीमीटर का है। अब जैसे जो अदर कॉजेज होते हैं, जैसे फर्टिलिटी के, इसमें पीसीओ, थायराइड, और ये सब हमें मालूम करना है या नहीं करना है? मुझे ये बेटा समझ में पता नहीं आ नहीं, लेकिन आपके 5 मिनट गुजर गए हैं, 5 रहते हैं। रहा। जी जी, 4 मिनट्स हो गए। अच्छा, आपने अब तक कोई टेस्ट करवाया है? जैसे कि अभी लिखा है कि ट्यूब्स का टेस्ट हुआ है, और जो है अब अभी आपने कोई खून के टेस्ट वगैरह कराए? नहीं। खून के टेस्ट वगैरह नहीं करवाए? और इलाज अब तक क्या लिया है आपने? बस मेरा माहवारी के दूसरे दिन जो गोलियां लेते हैं, हाँ जी, वो ली। अंडे बनने वाली गोलियां जो लेते हैं, वो ली हैं? वो ली। वो कितनी बार ली हैं? कितने महीने टाइम से लिए हैं आपने? वो कई दफा बीच में ली है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो देती हैं, फिर उसके बाद में देते हैं। कितने महीने लिए हैं तकरीबन? पिछले 5 साल में कई दफा ली। अच्छा, कई दफा लिए हैं। ठीक है। तो अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपके लिए? डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया कि क्यों नहीं हो रहा है बच्चा? इसीलिए तो मैं आपके पास आई। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। नहीं, जो इलाज। आपने इलाज लिया है उसमें अंडे बन रहे थे? जो अंडे वाली गोलियां ले रही थी आप? कभी कहते हैं जी बनते हैं, कभी कहते हैं नहीं बनते। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। ठीक है सर, फिनिश्ड हिस्ट्री। बेटा मैंने टास्क क्या दिया आपको? जी सर। मैंने आपको इस पे आपने टास्क सर आपने सर ये दिया था कि 5 इयर्स हो गए हैं मैरिड, और जो है बेटा टास्क बायलेटरल टास्क पेटेंट एंड में ट्यूब है इसकी।
हिस्टेरोसिटी में गिरा। मैं हिस्ट्री नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा मैंने एंड में आपको उसको टास्क क्या दिए? हिस्ट्री तो ठीक थी अपनी जगह, एंड में व्हाट वाज द टास्क फॉर द पेशेंट? मैनेजमेंट करनी है सर, मैनेजमेंट। सर अभी तो मैनेजमेंट करनी है सर, इसके बाद मैं आपकी मुआयना करना चाहूंगी सर, फिर मुआयने में बीएमआई मालूम करूंगी मैं इसका, और फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें पर वाइटल्स आ जाएंगे, एनीमिया, जॉन्डिस, साइनोसिस, काइलोनाइकर, डिहाइड्रेशन, एनीमा, थायराइड लाजमी इसमें चेक करना है। और फिर सर इसके बाद जो है इसका रूटीन में ब्रेस्ट और रेस्पिरेटरी और वो हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और फिर पर एब्डोमिनल में जो है इसका मैथ देखना पड़ेगा स्पेसिफाई, और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद? ओके, उसके बाद सर इन्वेस्टिगेशंस में जो सर आफ्टर बेसलाइन आई वांट टू डू हर एफएसएच, एलएच, थॉराइड, और अल्ट्रासाउंड आपने मुझे दिया है इसका, और एचसीजी भी दिया है आपने मुझे इसका। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और सर इसका जो 4 सेंटीमीटर फाइब्राइड है उससे भी इसको कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये भी एंडोमेट्रियम को तो वो कर रहा है, आपने ये बताया कि जस्ट रीचिंग एंडोमेट्रियम पोस्टीरियरली है, तो ये भी इसमें तो मतलब के ये भी कोई मसला नहीं करेगा प्रेगनेंसी इसके कंसीव होने में। ओके, आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फाइब्रॉइड्स एंड सब फर्टिलिटी? सर फाइब्राइड का ये होता है कि जब इंक्रोच करता है कैविटी को, तो तब जब मसला होता है, या कोई ऐसी लोकेशन होती है ट्यूब्स को जो है वो करता है एडिजन, उसको ब्लॉक कर देता है तब, या सर्वाइकल फाइब्राइड होता है वो जो है उसको स्पर्म को जो है असेंड नहीं करने देता। इसका क्या व्हाट इज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन फाइब्रॉइड मतलब आप एंड फर्टिलिटी? सर आपने जो असल में बताया ना, जस्ट रीचिंग एंडोमेट्रियम बताया फाइब्राइड का। अच्छा, तो फिर इसमें तो मतलब फर्टिलिटी पे तो नहीं होगा इसमें कोई, इसमें फर्टिलिटी पे नहीं होगा। अच्छा, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस सिनेरियो, लेकिन मुझे इम्प्लांटेशन, लेकिन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइब्रॉइड एंड सब फर्टिलिटी? मैं तीसरी दफा सवाल पूछ रहा हूँ ये आपसे, फॉरगेट अबाउट दिस पेशेंट। अगर आपसे कोई आके पेशेंट पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइब्रॉइड एंड सब फर्टिलिटी, तो क्या करोगे? टाइम वैसे फाइब्राइड क्यों नहीं, यानी सर फाइब्राइड क्यों नहीं होने देगा प्रेगनेंसी को, ये पूछ फर्टिलिटी के साथ क्या इसका वो? बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फाइब्रॉइड्स एंड सब तो सर फर्टिलिटी? इसकी साइड पे डिपेंड करता है ना कि अगर जिस Is there any relationship between fibroids and infertility या सब fertility? सर एक तो ये डिस्टॉर्ट कर देता है कैविटी को। एक सेकंड, अब मेरी बात सुनो आप। जो अभी तक मेरा ख्याल है कि आप सबका है ये सिनारियो है, और वो सिनारियो ये है कि अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली अपने वो लॉन्ग केस से बाहर नहीं निकले। लॉन्ग केस की जो आप हिस्ट्री लेते हो, वो आप हिस्ट्री लेते हो थे कोई 30 मिनट्स के अंदर। अब इस सिनारियो के अंदर जो मैंने आपको दिया है, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आप क्लिनिकल सिनारियो पढ़ रहे हो उसमें आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट करना, उसमें आपने जो उसको टास्क दी हुई है उसको उस पे फोकस करना है, और आपने यू हैव टू मेक श्योर कि विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आपने उस चीज को पूरा करना।
उस चीज को करने के लिए ये मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम्स कहा हुआ है कि जो हमारा टॉपिक है आपको उससे कुछ फिक्स क्वेश्चंस करने के बाद आपने स्पेसिफिकली उस चीज पे चले जाना है। अब इस सिनारियो के अंदर मैंने आपको उसकी एज दी, उसका आपको फर्टिलिटी का 5 साल का कोर्स किया, उसकी 3 साल पहले की मैंने आपको HSG बताई और साथ मैंने एक फाइब्रॉइड बता दी। अब द रोल ऑफ फाइब्रॉइड्स एंड फर्टिलिटी हर जगह किताब में लिखा हुआ है कि इट इज कंट्रोवर्शियल। कहीं कोई फिक्स किस्म का रोल नहीं है कि नहीं है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो आपने एक सरसरी तौर पे जाके दिया 3-4 चीजों के ऊपर होता है कि वो नंबर 1 कितना सिम्टोमेटिक है, नंबर 2 उसका साइज क्या है, नंबर 3 उसकी लोकेशन क्या है। उस पे देन वी स्टार्ट डिसाइडिंग कि हमने आगे उसको कहाँ क्या करना है या मैनेजमेंट प्लान क्या करना है। अब जो एक पेशेंट नॉर्मली 32 साल की होगी है, 5 साल शादी को उसको हो गए हैं और उसका एक फाइब्रॉइड है जो एंडोमेट्रियम को पुश कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट प्लान के अंदर व्हाट वी नीड टू डू इज कि प्रॉब्ली इतने 4 सेंटीमीटर का जो फाइब्रॉइड है उसको प्रॉब्ली वी विल नीड टू टेक इट आउट, नॉट इन अ रूटीन वन, लेकिन दिस जो नॉर्मली हमें सब फर्टिलिटी की सिर्फ बात अगर हम नहीं भी करते, लेकिन एक ऐसा पेशेंट है जिसका हमने IVF करना है, उसका irrespective of location of the fibroid अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो before going for an IVF it has to be removed। ये normally recommendation है। These are not the guidelines but ये recommendation है। पर any fibroid जो symptomatic है या जिसकी लोकेशन either ये एंडोमेट्रियम तक पुश कर रही है या सब म्यूकस है, उसको फिर then it has to be removed। अब इस वाले क्लिनिकल सिनारियो के अंदर ये था, आई वाज होपिंग कि यहाँ पे आप पेशेंट से डिस्कस करते कि हाँ जी ये है लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है, लेकिन क्योंकि आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, आप प्यार कर रहे हो, देन इट इज आइडियल कि हम इसको रिमूव कर दें क्योंकि इसने थोड़े अरसे के बाद आपको आगे पुश करना। ओवुलेशन इंजेक्शन वो ले चुकी है पहले, जो आपने बीच में पूछा एक दफा, हस्बैंड की आपने थोड़ी सी ली, दैट वाज फाइन। अब मैनेजमेंट प्लान वाज टू बी फोकस्ड ऑन दिस फाइब्रॉइड एंड आई वाज होपिंग कि इसमें जो हमारी आगे डिस्कशन होती है कि जी वो इस फाइब्रॉइड को रिमूव करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सा वाला जो है वो हिस्टोस्कोपिकली रिमूव हो जाता है, कौन सा वाला जो है वो आपने लेप्रोस्कोपिकली करना है या आपने ओपन करना है। इसी में आगे मैंने सोचा हुआ था सवाल पूछता कि जी अच्छा कोई एक पेशेंट है जिसमें एक की बजाय 3 फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं 3 सेंटीमीटर के या 5 सेंटीमीटर के, उसमें हम क्या करेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे। वुड दैट बी अ लेप्रोटमी, वुड दैट बी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और वुड दैट बी किसी और रूट के साथ। हाँ, यही पेशेंट अगर आपकी आती लेट्स सपोज 28 इयर्स ऑफ एज, शादी को उसको 6 महीने हुए हैं और उसको कोई अभी सिम्टम्स नहीं हुए, HSG करा के लेट्स सपोज आप सॉरी उसकी बाकी सब चीजें क्लियर हैं, तो हम आगे क्या लेके चलेंगे। उस वाले क्लिनिकल सिनारियो के अंदर हम उसको अगर फाइब्रॉइड हमने देखना है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग उसके हिसाब से आपने मैनेजमेंट प्लान फर्क होगी। लेकिन जो एक 32 साल की आ जाएगी जिसको 5 साल हो चुके हैं और जिसके अल्ट्रासाउंड में ये आ चुका है और ये जितने मैंने हमें जो डिस्कशन की उसके अंदर वो आ जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारा आपका केस था, आपने एज अ लॉन्ग केस से स्मेयर से लेके उसने आपने उसकी सारी हिस्ट्री ले दी, जो इसमें इम्पोर्टेंट मेरा नहीं ख्याल रेलिवेंट नहीं थी। रेलिवेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि हम फोकस करके बाकी सब चीजें हो जाती थी। आपकी इसमें अगर हस्बैंड का आपने पूछ लिया और उसका कह दिया कि जी उसका सेमेन एनालिसिस ठीक है और उसको कोई क्वार्टल इशू नहीं है, तो फिर आप बाकी डिटेल में मत जाओ। ठीक है सर। फिर आप उसकी बाकी डिटेल में ना जाओ। अगर पेशेंट खुद कह देती है कि हाँ जी सेमेन एनालिसिस उसका नॉर्मल है, या आपको रिपोर्ट दे देते हैं, या पेशेंट कह देती है कि जी हाँ जी क्वार्टल हिस्ट्री हमारी 1 to 2 है और हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं, देन यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल कि उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसको डायबिटीज है कि नहीं है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से हमने इस पे फोकस करना। ठीक है सर। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने पूछ ली, उसने कह दिया कि हाँ जी मेरी नॉर्मल थी, पहले 2 दिन हल्की फुल्की दर्द होती है, पैरानॉल हो रही है, दैट मींस कि वो इतना सिम्टोमेटिक नहीं है।
उसको जितना पूछना है पूछ लिया, मैरिजेस का आपने पूछ लिया, दैट इज परफेक्टली फाइन। वो करने के बाद फिर हमने आगे जो फोकस करना था या जो हमारी डिस्कशन होनी थी, दैट वुड हैव बीन बिटवीन द फाइब्रॉइड्स एंड नी। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेशेंट को आप कन्विंस करोगे कि इस स्टेज पे, क्योंकि लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन आपकी एज, आपकी कंडीशन के हिसाब से, देन इट इज बेटर कि वी गेट इट रिमूव्ड। और वो रिमूव करने के ये तरीके हैं। उसमें फिर पूछते कि जी लेप्रोस्कोपी के क्या फायदा है, फिर उससे आपसे पूछते, क्योंकि वो आगे क्वेश्चंस में जा रहे थे लेकिन हमारे तक बात ही नहीं पहुंची। फिर हम आपसे पूछते कि जी हाँ जी ओपन का क्या फायदा है, फिर आपसे पूछते कि जी लेप्रोस्कोपी का क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, और उसके बाद आगे प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रेगनेंसी कब होनी चाहिए इसकी सर्जरी के बाद, एंड ड्यूरिंग सर्जरी क्या दोबारा ट्यूब चेक होंगी कि नहीं होंगी, एंड सो ऑन एंड देन इन द एंड हम उसको पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, सर ये अगर जैसे अभी आप कह रहे हैं अभी 4 सेंटीमीटर का फाइब्राइड है, अब जी जैसे हम लोगों के दिमाग में ये होता है, जैसे मेरे नहीं सोचती हूँ HMB अगर वो करवा रहा है तो ठीक है हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे आप जस्ट रीचिंग एंडोमेट्रियम, तो इसका मतलब ये इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर रहा है। बेटा जरूरी तो नहीं ये कि कर रहा है, आप मेरी बात नहीं समझे। अब आप देखो, सिर्फ आपने फाइब्रॉइड के बारे में, सब फर्टिलिटी के बारे में नहीं सोचना, अपने पेशेंट के बारे में उसकी हिस्ट्री लो ना। 5 साल उसको हो चुके हैं, 32 जी उसकी एज हो गई है, इकट्ठे वो रह जा रहे हैं, कोई और आपको फैक्टर नहीं मिल रहा जो सब फर्टिलिटी का कॉज कर रहा है। सेमेन एनालिसिस वहां पे नॉर्मल आ गया है, पेशेंट को और कोई चीज नहीं हो रही, जो एक पैथोलॉजी आपको मिल रही है वो ये मिल रही है। ठीक है। तो नाउ मैं यही कह रहा हूँ, यही डिस्कशन आपने पेशेंट को इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। जी सर समझ गई, अब मैं समझ गई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने कहा था कि 3 फाइब्रॉइड अगर हो, मल्टीपल जी। फाइब्रॉइड हो तो इसके रिमूव किस तरह करेंगे सर, प्लीज उसको एड्रेस कर दें जरा। बेटा जो लेप्रोस्कोपी की गाइडलाइंस हैं या जो हम करते हैं लेप्रोस्कोपिकली रिमूव करते हैं फाइब्रॉइड्स, वो कहते हैं कि जी के नॉट मोर देन 3 और उनका इकट्ठा मिला के जो साइज है शुड नॉट बी मोर देन 9 सेंटीमीटर। अगर 3 फाइब्रॉइड हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं या 4 सेंटीमीटर मतलब मिला के हो जाता है, तो उसको लेप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है। लेकिन 3 फाइब्रॉइड्स हैं जो एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है, वो वाला जो होगा उसमें फिर ओपन सर्जरी होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो द कट ऑफ फॉर लेप्रोस्कोपी इज नॉट मोर देन 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 सेंटीमीटर ज्यादा हो तो उसमें सूचरिंग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें मल्टीपल इंसिजन ज्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूट्राइन रप्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जिनके 3 सिर्फ फाइब्रॉइड्स पहले मैप हुए हुए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा इशू साथ ये भी आ जाता है कि जिनके 3 हैं, हो सकता है कि कोई और फाइब्रॉइड ऐसा है जो आप मिस ना करते हो, जो अभी सिर्फ बहुत छोटा हो, ½ सेंटीमीटर का ये हो, जो आपको फील ना हुआ हो, अगर मिस किया तो इट विल अगेन कीप ऑन ग्रोइंग। सो एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एन ओपन वन सर्जरी की विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स ये है कि कोई और अगर फाइब्रॉइड होगा तो उसको आप फील करके उसको निकाल दोगे। डिसएडवांटेज ओपन सर्जरी का ये है कि वहां पे 60% से लेके 80% तक चांसेस होते हैं कि आपकी पोस्ट ऑपरेटिवली एडिशन बन सकती है। लेप्रोस्कोपी का एडवांटेज ये हो जाता है कि पेशेंट को पेन, हॉस्पिटल स्टे, ब्लीडिंग, इन सब तीनों चीजों के चांसेस कम हो जाते हैं। लेप्रोस्कोपी का अगर आपकी स्किल्स ठीक तरह नहीं है तो चांसेस ऑफ यूट्राइन रप्चर इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग क्या कहते हैं सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज के अंदर, और एंड सो ऑन। उसकी लोकेशन, उसके नंबर्स और इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ आपका फाइब्रॉइड सबम्यूकस होगा तो फिर देन वी विल टॉक अबाउट कि हम उसको हिस्टोस्कोपिकली रिमूव करेंगे। अब हिस्टोस्कोपिकली भी रिमूव करने के लिए जो फाइब्रॉइड है वो हमारा जो कट ऑफ है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। मोर देन 3 सेंटीमीटर जो होते हैं उसको फिर कंप्लीटली आप हिस्टोस्कोपिकली एक सिटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है और पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कई बार आप उसको या तो पार्शली कट करते हो या उसको आप पेशेंट को आप बता देते हो कि जी हो सकता है ये एक सेटिंग में नहीं, ये 2 में हो, या ऐसे पेशेंट्स में हम डेफिनेटली कहते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें किसी और रूट से भी जाके इसको कंप्लीट करना पड़े। अगर खुदा ना खास्ता हमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है या जो भी होती है, तो वो ऑफ कोर्स वी कैन आइदर डू इट थ्रू लेप्रोस्कोपिकली
बाद में इसको कंप्लीट निकाल देते हैं कैविटी खोल के, या आप उसको ओपन करके भी जहाँ पे जरूरत हो तो वो किया जा सकता है। तो ये सारी बातें ही पहले आप पेशेंट से डिस्कस करने के बाद ही देन वी डिसाइड कि हमने किस रूट से और किस तरीके से और कब हमने ये सर्जरी करनी है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है सर, जी। एमआरआई गाइडेड अल्ट्रासाउंड फोकस्ड फाइब्रोलिसिस का कोई रोल है इसमें, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में बेटा फायदा? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है इस चीज में, और आई डोंट नो कि पाकिस्तान में अगर हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है। नंबर 2, वो जो है इसका आई डोंट थिंक सो, लेकिन दीज आर ओनली इंडिकेटेड इन दोज केसेस जहाँ पे पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर हैविंग अ सर्जरी, नंबर 1, एंड नंबर 2 वहाँ पे फर्टिलिटी का उसका इशू नहीं है। दैट मीन्स के बच्चे हैं और फाइब्रॉइड तंग कर रहे हैं तो उसके लिए वो आप वो कर सकते हो, लेकिन जहाँ सब फर्टिलिटी आ जाएगी और इस साइज के फाइब्रॉइड्स होंगे देन उसके बारे में हम इसको सर्जिकल रिमूव, क्योंकि डू रिमेंबर दैट कि ये सारी की सारी जो हैं, चाहे अपना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आ जाती है, वो तो बिल्कुल ही हम नॉट रिकमेंड इन दोज पेशेंट्स जिनका सब फर्टिलिटी का या बच्चों पैदा करने का चांसेस डिजायर हो, क्योंकि दे हैव एन इंसिडेंस ऑफ 5% जिसमें उसका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर को भी कॉज कर सकता है। जो है अपार्ट फ्रॉम द फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट, हाउ मच इट इज सक्सेसफुल? ये मुझे बेटा जाके रिसर्च करके दोबारा देखना पड़ेगा, मुझे आई एम नॉट क्लियर, लेकिन उसका सक्सेस रेट को इतना बुरा नहीं, इट इज मोर देन 50% डेफिनेटली है, लेकिन मुझे अब याद नहीं कि कितना, क्योंकि हम ये यूज नहीं करते तो इसलिए आई डोंट रिमेंबर। देखिए वो चेक करना पड़ेगा किसी रिसर्च या किसी स्टडी के। थैंक यू सर। लेकिन उस जिसका साथ सब फर्टिलिटी आ जाती है और फाइब्रॉइड्स आते हैं, उसमें मैनेजमेंट प्लान के अंदर नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन द अगेन द नंबर, द साइज, द लोकेशन, उसमें फिर ये सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो आई थिंक बेटर है। हाँ, उनमें ये जरूर आप कर सकते हो जिनमें ज्यादा है पॉसिबिलिटी, वो भी लिखा हुआ है बुक्स के अंदर कि आप उनको पहले GNH देके उनके साइज रिड्यूस करें ताकि कई बार आप उनको लेप्रोस्कोपिकली कर दो। लेकिन अगर जब आप जिन पेशेंट्स को GNRH दिया जाता है उनकी सर्जरी बिकम्स नॉट दैट सिंपल, उनमें प्लेनेज क्लीवेज मिलना मुश्किल कई बार हो जाता है, तो और वो थोड़ा सा स्टक अप भी हो जाते हैं, और कई बार जो छोटे वाले हैं बिल्कुल रिग्रेस हो जाते हैं, वो दोबारा रीग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हैं वो यही बात होती है, जो ये आपके जो स्टेशन होंगे अब वाले ये वाले, उनमें आपने बैठ के उसका डिस्कस करना जरूरी है। ये उसमें आपकी डिस्कशन यही मैनेजमेंट होगी कि जी उसमें आपने इसमें जो मैंने आपको सिनारियो दिया था, आई वाज होपिंग कि जी उसमें उसको डिस्कस करें कि जी फाइब्रॉइड का क्या रोल है क्या नहीं है, उसको आपने बताना है कि जी के अभी तक जो है बेसिकली द आइडिया इज कि द फाइब्रॉइड्स एंड द सब फर्टिलिटी जो है वो एक कंट्रोवर्शियल है, उसमें हम ये कर भी सकते हैं, इट्स अ ग्रे एरिया जहाँ पे हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसको छोड़ने के बाद भी ट्राई भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, उसमें बेहतर है कि देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैनेजमेंट प्लान। अगर यही शादी इसको 6 महीने होते तो फिर देयर वाज लाइकली चांसेस कि हम उसको सर्जरी की बात ना करते। यही पेशेंट अगर 38 की होती तो मैं डेफिनेटली उसको सर्जरी सर के अगर लिए यही पेशेंट फाइब्राइड नहीं होता, अगर यही पेशेंट फाइब्राइड नहीं होता तब हम IUI पे जाते हैं। बेटा अब उसमें 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि उसकी सेमेन एनालिसिस सॉरी जो उसकी ट्यूबल पेटेंसी है वो 3 साल पहले की हुई है। अच्छा 3 साल पहले, ठीक है सर। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी उसके साथ आप बैठ के डिस्कस करोगे, सर। उसमें भी आपकी दोनों रूट्स आ जाएंगे। देखो आपने सर तो इसको रिपीट करेंगे ना फिर तो यस नहीं HSC नहीं को बेटा रिपीट करेंगे ना, ये आपकी लेपेंडाइटिस नहीं बेटा मेरी बात सुनो, उसमें आप दोनों ऑप्शंस बैठ के डिस्कस करोगे विद पेशेंट्स। मे बी वो क्लिनिकल सिनेरियो ऐसा आ जाता है जिसमें आपने पेशेंट से डिस्कस करना है कि जी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं कि आइदर भी हम लैप एंड डाई करें ताकि आपकी रिकन्फर्म कर लें कि 3 सालों के अंदर और कोई चेंजेस नहीं आए, या हम आपका IUI के अटेम्प्ट दे दें। IUI के अटेम्प्ट के ये चांसेस हैं और लैप एंड डाई के फायदा ये यही पे मैं आपको मैं सॉरी बता दूं। देखो इस पेशेंट में जो 32 है और ये है, इसमें मेरा पहला चांसेस डिपेंडिंग अपॉन कि उसने पहले क्या क्या कर चुकी है। अगर उसकी पहले ओवुलेशन इंडक्शन IUI वगैरह हो चुका है फिर तो मैं इसकी लैप एंड डाई करूंगा। अगर सिर्फ उसने ओवुलेशन इंडक्शन ली है और 3 साल उसके वो हो गए हैं
उसको कोई डिस्चार्ज नहीं है, पीआईडी की कोई और हिस्ट्री नहीं है, या कोई और ऐसा फीचर्स नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है हुई, तो फिर मैं उसको आईयूआई की अटेम्प्ट कम से कम 2 एक जरूर दूंगा, फिर बैठ के दोबारा डिसाइड करूंगा। अगर उसकी कोई लेट्स सपोज डाई की इंटरवेंशन है, या उसकी कोई पहले इसके दौरान 3 सालों में कोई डीएनसी हुई है, या उसने कोई और कुछ किया हुआ है, या उसको परसिस्टेंटली पीआईडी के फीचर्स फीवर, पेन, डिस्चार्ज के आ रहे हैं, फिर देन वी विल मूव ऑन टू लैप एंड डाई टू डायग्नोज द ये either lap and die, or we can repeat even semen analysis. Sorry, semen analysis कह रहा हूँ, HSG। अच्छा फिर सर, उसके मेरा बाद एक होगा। सर जैसे मैंने जितनी भी हिस्ट्री ली, आप मुझे इसमें से ये बताएं, अब जैसे फोकस हिस्ट्री इस सिनेरियो के हिसाब से क्या होगी? इसमें फोकस हिस्ट्री के जैसे अंदर सर आप नहीं, इस फोकस हिस्ट्री के अंदर आप लेते हुए जब आपने हिस्ट्री रिव्यू की, पहले 2 मिनट आपको दिए। एक तो नंबर 1, जब मैंने आपको एक क्लिनिकल सिनेरियो दिया था, यू नीड टू टेक सम टाइम, ताकि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सको, इसके सेलिएंट फीचर देखोगे और इसके देखोगे कि जी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, और नंबर 2 मैंने करना क्या है। मैंने आपको हिस्ट्री में 3-4 पॉइंट्स दिए, साथ डिस्कस विद द पेशेंट द मैनेजमेंट प्लान। ठीक, उसमें आपने स्टार्ट करके अब 10 मिनट है, मे बी अगर इस 10 मिनट को मैं डिवाइड करूं तो आपकी जो हिस्ट्री और बाकी सारी इवैल्यूएशन, क्योंकि हमारा मेन फोकस मैनेजमेंट प्लान का है, तो पहले 2 मिनट मैक्सिमम या 3 मिनट के अंदर आपकी हिस्ट्री के सेलिएंट फीचर्स हो जाने चाहिए थे। इसमें मैंने आपको सेम एनालिसिस नहीं बताया। आपने कि जी हस्बैंड यहीं है, हाँ जी, साथ रहते हैं, हाँ जी रहते हैं। आप कब से ट्राई कर रहे हो? हम पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे हैं। उनका रिपोर्ट कभी कराई है? हाँ जी, उनकी रिपोर्ट ठीक थी। हस्बैंड इज आउट नाउ। उसके बाद हाँ, क्वार्टर फ्रीक्वेंसी पूछने के बाद हस्बैंड इज नाउ। दूसरा, इसके अलावा आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई लेकिन नीचे, अच्छा जी ये फाइब्रॉइड आपको कब से पता है कि है? उसके सिम्टम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पूछ ली, वो पूछने के बाद अब आगे आप करोगे हाँ जी कि जी अब नाउ सीन के जी आपका ये 4 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड है, आपकी एज इतनी हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब आगे चलने के लिए हमारे पास इसके पास ऑप्शंस हमारे पास ये है कि हम इसको छोड़ दें, हम इसको निकाल दें, निकालने के ये एडवांटेजेस हैं, नहीं निकालने के ये डिसएडवांटेजेस हैं, एंड सो ऑन, आगे लेके फिर आप आगे चलोगे। ये जो टाइम मैनेजमेंट 10 मिनट की है ना, ये सिर्फ आपकी तब बेहतर होगी जब आप अपने दिमाग से लॉन्ग केस की हिस्ट्री वगैरह निकाल लोगे। आपने सिर्फ इस केस के हिसाब से जो उसको दिया हुआ है उसके हिसाब से पूछो। अगर मैं आपको कहता कि जी कि सिर्फ इस पेशेंट की हिस्ट्री लो, रादर टेकिंग अगेंस्ट जस्ट इनफर्टिलिटी, फिर आप उस 10 मिनट के अंदर वो सारी डिटेल हिस्ट्री ले सकते हो। और इसमें जो मेरा ख्याल है कि हमारी डोमेन जो बनती हैं कि जी मैंने उसको नंबर किस किस में देने हैं, उसमें मेरा अपना अंदाजा है कि अगर आप निकाला जाए, एक कुछ नंबर आपके इसमें बनेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, दूसरा आपको इसको कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, तीसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ फाइब्रॉइड्स की सर्जरी कब क्या करनी है, और चौथा लास्ट इसमें अप्लाइड आपकी क्लिनिकल नॉलेज। ये 4 डोमेन्स प्रॉब्ली इसमें ऐसी हैं जो इसमें आप फोकस करके उसमें आप रह सकते हो। उसके हिसाब से आपको जो नंबरिंग होगी वो इन 4 डोमेन्स के अकॉर्डिंगली दी जाएगी। सर ये वाला जो पेशेंट है सर, इसमें रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड के बाद बेटा एक प्लीज। सर इस पेशेंट में रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड के बाद हम आईवीएफ ऑफर करेंगे इसमें एट दिस एज? व्हाई जी नहीं, व्हाई आईवीएफ? व्हाई डू यू वांट टू डू आईवीएफ एट दिस? व्हाट इज सर द रिमूव कर रहे हैं ना। हाँ, तो रिमूव करने के बाद और क्या? 5 इयर्स की इनफर्टिलिटी है, इसने ट्राई भी किया हुआ है ओवुलेशन इंडक्शन वगैरह। देखो, अगर आप ये सर्जरी करते हो और आप देखते हो कि जी इसकी ट्यूब्स बिल्कुल ठीक है और छोटा सा फाइब्रॉइड था वो निकाल दिया, उसको आपने स्टिच कर दिया है, तो व्हाई आईवीएफ? मैं तो उसको तकरीबन एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स कहूँगा कि जी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। 5 मंथ्स के बाद उनको हम एटलीस्ट 2-3 मंथ्स नेचुरली ट्राई करने के लिए देंगे। नहीं होगा तो उसको फिर ओवुलेशन इंडक्शन दोबारा दी जा सकती है। 3 साइकिल्स के बाद नहीं कंसीव होगा, फिर मैं आईयूआई पे मूव करूँगा। अगर आईयूआई भी 2 या 3 दफ़ा नहीं सक्सेसफुल होती, फिर हम उसको आईवीएफ की बात करें। मैं इसकी सर्जरी करता हूँ, उसमें हम फाइब्रॉइड रिमूव करते हैं और उसकी ट्यूब्स ब्लॉक निकलती हैं। फिर शी इज अ कैंडिडेट कि आफ्टर रिमूविंग दिस फाइब्रॉइड, अगर उसकी पेटेंट नहीं है एट दिस स्टेज, वी कैन काइंड ऑफ देन मूव ऑन
to directly IVF. लास्ट बेट इसमें ये भी किया जा सकता है कि उस टाइम अगर नहीं कंफर्म हुई तो हम 6 महीनों के बाद या 5 महीनों के बाद दोबारा उसका ट्यूबल स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो पोस्ट सर्जरी भी सर्टेन परसेंटेज है, इवन स्पेशली जब ओपन सर्जरी आप करते हो कि एडिशंस की वजह से ट्यूब्स दोबारा जो हैं वो ब्लॉक ना होगी। तो यू कैन चेक दोस ट्यूब्स एंड देन यू कैन डिसाइड। खुली होंगी तो ऑफ कोर्स आइदर ओवुलेशन इंडक्शन, IUI उस पर जा सकते हो। अगर वो ब्लॉक आ जाती है तो देन मूविंग ऑन टू द IVF पार्ट। अच्छा सर, इसमें सर इसको 5 मंथ्स तक सर जब हम लोग 5 मंथ्स तक हमें सर इसको वेट क्यों करवाएंगे मायोमेक्टमी के बाद? हम लोग करते हैं बेटा मायोमेक्टमी के बाद इसलिए आप वेट इसलिए कर, आप सी सेक्शन के बाद क्यों वेट कराते हो पेशेंट को कि अगली प्रेगनेंसी फौरन ना हो? सर रिकवरी के लिए। एक रिकवरी के लिए, दूसरा स्कार क्योंकि फुली मैच्योर नहीं होता, जितना अर्ली इसके एडिहेसिस के चांसेस, उसके जितना अर्ली होगा उतना उसके डिसीज के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो नंबर 1 इट्स द हीलिंग प्रोसेस। दूसरा ये इसका फाइब्रॉइड्स का जो ये अपना जो आपने इंसिजन दिया है उसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि उसने भी कम से कम हील होके ऐसा हो कि जब बाद में वो स्ट्रेच हो तो फिर वो गिवे फौरन ना कर जाए। और ये तो वो स्कार आप सेक्शन में दब देते हो क्योंकि आप लोअर सेगमेंट में जाते हो। लोअर सेगमेंट जो है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपैंड या रिलैक्स नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जब हमने फाइब्रॉइड मूव किया है, कैन बी ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द यूट्रस, फंडस के ऊपर से भी हो सकता है, एंटीरियर वॉल से भी है, पोस्टीरियर वॉल से भी, कहीं और से भी है। उसका क्या नुकसान होता है कि वो फिर आप अगर इंटीरियर वॉल के ऊपर है और मिड लाइन में है तो वो क्लासिकल सेक्शन की तरह खुल भी सकता है। थैंक यू सर। So you have to be careful कि by this time it is recommended कि they should not get pregnant for at least 4 to 6 months का टाइम पीरियड है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आल्सो द एज एंड एवरीथिंग अदर फैक्टर एज वेल। सर एक क्वेश्चन और है सर, आपने ये कहा कि जैसे आप रिमूव करेंगे और इसकी ट्यूब्स चेक करेंगे, अगर वो पेटेंट हैं तो हम इसको नॉर्मल ट्रायल भी दे सकते हैं नेचुरल कंसेप्शन का 2 से 3 महीने। सर उसमें रीग्रो होने का चांस नहीं है? जो मिस हुए हो हमसे छोटे मोटे फाइब्राइड लेप्रोस्कोपिकली अगर रिमूव किए, पैल्पेट नहीं हुए और मिस हो गए तो सर वो रीग्रो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि हाउ फास्ट डू दे ग्रो, फाइब्रॉइड्स कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। दे ग्रो 5 इयर्स में चांस होता है। नहीं, 5 ईयर में तो दोबारा बनने के चांसेस है ना। लेट्स सपोज आपने कोई छोटा सा फाइब्रॉइड छोड़ भी दिया तो उसकी कितनी स्पीड होगी ग्रो करने की, अंदाजा है किसी को? सर नहीं, आप बता दें 27% रिकरेंस का रिस्क होता है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है। रिकरेंस इज डिफरेंट, रिकरेंस फर्क है। फाइब्रॉइड दे नॉर्मली ग्रो about 1 to 2 centimeters in a year time. 1 to 2 centimeter एक साल के बाद। तो एक अगर वो लेट्स सपोज कोई 0.5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है तो वो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा 1 साल में, 2 साल के अंदर। उस 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड तो नॉर्मली फिर नहीं निकालते ना आप। जी सर, जबरदस्त सर। तो इसलिए उस स्टेज के ऊपर ऐसी बात थी कि आपने मायोमेक्टमी की, अनलेस कंटिल आपने कोई मिस कर दिया बड़ा सा फाइब्रॉइड, फिर दोबारा आके अगर हो, अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैंने कोई मायोमेक्टमी की वापस आ जाता है और हम उसको 3 महीने के बाद स्कैन करते हैं और उसमें कोई एक 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड कोई और पड़ा हुआ है या कर दिया, तो वो नॉर्मली वो फाइब्रॉइड है जो हमने ड्यूरिंग सर्जरी मिस कर दिया। तो इसलिए डू रिमेंबर कि हमने इसको भी अपने, ऐसा नहीं होता कि आपने मायोमेक्टमी की और तीसरे दिन ही फाइब्रॉइड जो है वो करने, या हाँ जब इस तरह का एकदम बहुत ज्यादा जल्दी रीग्रोथ हो रही है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स को हम नॉर्मली कहते हैं कि आप 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा लें। उसकी रीजन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो सार्कोमा है या मेलिग्नेंट है तो फिर उसकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है कि जी मैंने 6 महीने पहले कराया था स्कैन, मेरा तो कुछ नहीं था, अब मैंने कराया तो मेरा 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड आ गया। दीज आर दोज केसेस जिनकी इवैल्यूएशन बड़ी जरूरी है टू रूल आउट सार्कोमा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट मैनेजमेंट प्लान। ऐसे पेशेंट के अंदर फिर मैं MRI भी कराऊंगा, उसकी प्लान भी करूंगा, उससे डिस्कस भी करूंगा, उसमें स्टेक्टमी भी उससे डिस्कस होगी और उसमें उसकी सेकंड लुक लेप्रोटमी भी डिस्कस हो सकती है अगर वो कहे जी मैंने तो नहीं, मैं तो सिर्फ मायोमेक्टमी करानी।
एंड वी नो दैट ऐसे पेशेंट को फिर आप लेप्रोस्कोपिकली भी नहीं करोगे, ताकि फिर वो स्प्रेड ना हो जाए, चाहे वो जिस मर्जी साइज का हो। ये सारी इवैल्यूएशन, यही बातें जो है ना, अब आप लोगों को यही मसला हो जाएगा कि ये जो टेक्निकल चीजें या गाइडलाइंस की चीजें जो हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बनाने हैं आपके टॉक्स। और हमें तो आदत ही नहीं मरीज के साथ बैठ के डिस्कस करने की कि जी कि ये आपका प्रॉब्लम आ गया तो क्या करना। हम तो सर लेबरों एक लास्ट क्वेश्चन करना चाह रही थी सर। एक क्वेश्चन ये भी है कि जो फाइब्राइड रिमूवल है सर, बुक्स में तो मोर देन 3 सेंटीमीटर लिखा है सर, अभी आपने 5 सेंटीमीटर कहा था। नहीं तो बेटा, नहीं मैंने कहा था 5 सेंटीमीटर फॉर दोस्त जिनका हमने IVF या ART का कोई प्रोसीजर करना। जो बाकी हैं इट विल डिपेंड अपॉन उनकी लोकेशन, पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट की एज, इन तीनों चीजों के ऊपर देन यू कैन डिस्कस कि जी क्या इसको निकालना है क्या नहीं है। लेट्स सपोज यही मरीज आती 32 इयर्स ऑफ एज है, जिसके 4 बच्चे हैं, और ये फाइब्रॉइड एक आ गया जिसमें इस तरह उसको डिस्मेनोरिया है पहले 2 दिन और 2 दिन हैवी ब्लीडिंग, क्या आप जाके इसका रिमूव कर दोगे? उसकी क्लिनिकली अगर इसी में मैंने उस समय लेके जाना था, मैं उसको आपका क्लिनिकली उसकी HP भी देता कि HP जो उसकी आई है वो अबाउट 11 आ गई। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे ना आप, चाहे वो 4 का हो चाहे जी 5 सर। सेंटीमीटर का हो जी, स्टेज। इस नहीं जो सर, मैं ये पूछ रही थी सर, ये बुक्स में जैसे इसकी जो लिमिट दी हुई है ना, साइज ऑफ फाइब्राइड रिमूवल फॉर ART या IVF के लिए, तो सर वो मोर देन 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नहीं बेटा 5, तो जहां तक मुझे अच्छा, याद है वो दैट इज 5। आई एम नॉट श्योर कि वो बुक दोबारा ओके। कोट कर लो, लेकिन जहां तक इफ आई रिमेम्बर, या नॉर्मली हम जो यहाँ पे रूटीन करते हैं, नॉर्मली हम ये अगेन पेशेंट के सिम्टम्स, लोकेशन, लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली करता हूँ, अगर हमने IVF भी करना है उस पेशेंट का, हम ऐसे पेशेंट की हिस्टोस्कोपी 110% पहले करते हैं, टू जस्ट मेक श्योर कि जो आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी है वो क्लियर है ऑफ ऑल दिस, कि जी बीच में कोई बल्ज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, वो हम जरूर करते हैं, ताकि हमें पता होगा जब हमने ट्रांसफर करना है तो वो कंफर्टेबली इजीली हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी क्वेश्चंस थैंक के यू अंदर सर। इसी में एक और चीज भी आ जाती है, सॉरी बेटा, ये अगर हमारा सिनारियो आगे और चलता तो इसमें जो और अगली डिस्कशन थी, दैट डिस्कशन वुड बी कि अगर प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड होती है तो उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, उसमें चांसेस ऑफ मिसकैरेज, उसमें पीलिया, PPH, APH, प्री टर्म लेबर, ये सारी बातें भी हमने उस पेशेंट से डिस्कस करके फिर डिसाइड। हाँ सॉरी, कौन सी एनॉमली? एनॉमलीज का है ना, बेबी की एनॉमलीज। नहीं, why would a fibroid नहीं causes anomalies? सर, मैंने इस तरह से नहीं कहा, मैंने कहा एनॉमलीज बेबी की। मुझे समझ नहीं है डॉक्टर साहब आपकी बात, सॉरी। आप APH, PPH, प्री टर्म, मिसकैरेज, दे इनके सबके तो आप तो एसोसिएटेड हैं। प्रीविया, यस, लो लाइंग प्लेसेंटा, आई वुड से दैट, वो सारा कुछ है, लेकिन anomalies आई डोंट थिंक सो बेबीज की कैन कॉज दैट। अच्छा सर, एक और चीज मालूम करनी थी, इस सिनेरियो के मुताबिक इन्वेस्टिगेशंस जो है FSH, LH, तो इसके अकॉर्डिंगली एज के मुताबिक इससे करवा रहे हैं, करवा लो। और जो थायराइड है, प्रोलेक्टिन, वो करवाएंगे नहीं करवाएंगे? मेरा नहीं, देखो हमने इस पे फोकस करके रहना है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें इसके थायराइड और उसके उन्होंने नंबर दिए होंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। आप सिर्फ ये पूछ सकते हो उसमें कि आपको कोई और मेडिकल डिजीज तो नहीं, आप कोई और दवाई तो नहीं ले रही, टू कवर ऑल दिस। सर इसमें इन्वेस्टिगेशंस जो है ये FSH, LH वगैरह, सर इसकी इंडिकेशन बन रही है? क्योंकि इसकी तो ओवुलेशन भी ठीक हो रही है, बेटा उसको हर चेक करेंगे? सब फर्टिलिटी के अंदर अगर आपने जाना है तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये बेसिक चीजें जरूर होनी चाहिए, जिसमें ये आपकी 2-3 जो चीजें आपने नाम ली, AMH या AMH कराओ अगर उसका सेकेंड और थर्ड डे है, या उसका FSH हो, या वो इस किस्म का जो होगा और उसमें सर पेशेंट से थायराइड प्लस माइनस। मेरी बात सुनो, जब ऐसा कोई सिनेरियो आपका आ जाता है, यू कैन ऑलवेज आस्क द पेशेंट, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कि आपकी कोई और इन्वेस्टिगेशंस तो नहीं इसमें हुई, आप कोई और मेडिकेशन तो नहीं ले रही, या कुछ और आपके टेस्ट तो नहीं हुए, वो बता देंगे आप, क्योंकि वो रोल प्लेयर है।
सर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन सर आप आउटलाइन कर दें कि क्या क्या हमें करानी चाहिए। सब फर्टिलिटी की क्या इन्वेस्टिगेशन आप कराते हो? सेम एनालिसिस कराते हो? जी सर। वो आप पूछोगे। ठीक उसके है। बाद उसके ओवुलेशन देखने के लिए उसका एफएसएच कराते हो या एएमएच कराते हो? ठीक है सर। अल्ट्रासाउंड कराते सर हो? 21 डे प्रोजेस्टेरॉन भी तो कराते हैं ओवुलेशन के लिए। बेटा सब 21 डे प्रोजेस्टेरॉन हम नॉर्मली अब बहुत कम कराते हैं, क्योंकि अगर आपने ओवेरियन रिजर्व ही देखना है उसमें आप एएमएच इज बेटर, क्योंकि आप पेशेंट को लेट्स सपोज अगर उसका मेन इशू पाकिस्तान के अंदर ये है कि अगर लेट्स सपोज मैं लाहौर बैठा हुआ हूँ और पेशेंट कहीं खारियां से आया हुआ है, दूर से आया हुआ है, तो आप उसको ये नहीं कहोगे जी किसी दिन पे दोबारा ये टेस्ट करा के आओ, जिसकी सिग्निफिकेंस से जिसको हम बाईपास कर सकते हैं। हाँ, ऐसा पेशेंट जिसमें आपको शक है कि उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही, इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स आ जाते हैं या कोई और इशू आ जाता है, दैट इज द केस। जिसमें हर चीज रेगुलर है उसमें फिर उस तरफ ना लेके जाओ, उसमें आपने अगेन जो पहले 2 मिनट हैं आपके ये टॉक स्टेशन के, वो सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने बैठ के अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है कि जी मैंने इस पेशेंट में से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरी क्या टास्क है, मैंने वहां तक 10 मिनट में कैसे उसको पूरा करना है। और उसको करने के लिए यस, अगर इसमें सब फर्टिलिटी हमने डाल दी है तो सब फर्टिलिटी के जो बेसिक टेस्ट हैं आप जरूर कराओगे, हस्बैंड के बारे में जरूर पूछोगे, लेकिन दोज थिंग्स हैज टू बी कंप्लीटेड विद द फर्स्ट 2 मिनट्स टाइम। लेकिन अगर हमने इसका मैनेजमेंट प्लान है तो आपका आखिरी कम से कम अगर 8 नहीं तो 6 से 7 मिनट जो हैं वो मैनेजमेंट प्लान डिस्कशन से पेशेंट के ऊपर होने चाहिए। और इसमें जो मैंने आपको दिया वो सिंपल साथ दे दिया कि जी फाइब्रॉइड। बस सर आप ये कह रहे हैं कि बस एएमएच हम करा लें, प्रोजेस्टेरॉन ना कराएं नहीं, या एफएसएच करा लें? देखो अब उस ठीक पे है। या तो पेशेंट की हिस्ट्री में मैं कुछ डाल देता ना, ऐसा पीसीओ डाल देता, या मैं उसमें डाल देता लेट्स इरेगुलर उसके पीरियड्स आ रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं, फिर हमारा फोकस उधर चला जाता। ये जो आपके क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी पता बेटा क्या होती है, इसमें डिस्ट्रैक्टर्स भी डाले होते हैं उन्होंने। डिस्ट्रैक्टर क्या चीज है कि जो आपको डिट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी टास्क क्या है, हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है और उस टास्क तक पहुंचने तक मुझे और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं वो आगे लेके जा सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई हैव अ क्वेरी। मैं वैसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन में क्वाइटल फ्रीक्वेंसी थी 1 to 2 टाइम्स, जी तो सर रिकमेंडेड 2 to 3 टाइम्स है, तो ये 1 to 2 टाइम्स वाली ठीक थी? नंबर 1। नंबर 2 इज जैसे पेशेंट कहता है कि 4 पैड सोक करती है, तो क्या हमें जी कंपैरिजन के लिए पूछ लेना चाहिए था कि पहले वो कितने पैड सोक करती थी, क्योंकि 4 पैड्स इन अ डे तो थोड़ा हैवी का एलिमेंट आ ज्यादा, जाता है अगर बिल्कुल देख ज्यादा लें। है। यस यू, पहला सवाल कि जी क्वार्टल फ्रीक्वेंसी, ये कहीं भी नहीं बेटा कि लिखा हुआ है कि इफ यू हैव अ क्वार्टल फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 सॉरी लेस देन 2 तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। डू यू गेट माय पॉइंट? यस क्योंकि सर। this is correlated with our subfertility. If they're जी having a coitus once or twice a week, that is perfectly, I think, fine. It's ओके okay. सर, थैंक यू। तो सर ठीक सर। एंड सर ये कि अगर वैसे इस क्वेश्चन के अलावा हम देखें कि यही पेशेंट हमारे पास अगर आता है और उसने HSG 3 years बैक हुआ है एंड वी हैव टू डू सम मोर इन्वेस्टिगेशन, सो वी कैन डायरेक्टली गो फॉर लैप एंड डाई दिस टाइम, क्योंकि बिकॉज द फर्टिलिटी इज ग्रेटर देन 3 years ऑफ ड्यूरेशन। देखो, नो, we can go both the ways. और ये डिसीजन क्या करनी है हमने, ये डिसीजन विल हैपन जो हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट की के ऊपर देखने के बाद। विच मीन्स एक पेशेंट है, मैं इसी पे आ जाता हूँ, लेट्स सपोज ये उसकी 32 years ऑफ एज है, 5 साल उसकी शादी को हो गए और ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम उसको कोई ऐसा फैक्टर नहीं हुआ या कोई ऐसी इंटरवेंशन नहीं हुई which can cause her blockage of the tubes. पीरियड उसके रेगुलर रहे हैं, उसमें यू कैन सी के जी जो वो हुआ है, तो अब लेकिन क्योंकि 3 साल हो गए हम उसको रीसेस करके दोबारा भी जा सकते हैं, या हम सोचें कि जी वो नॉर्मल है वो करोगे। यही बातें डिस्कस होंगी विद द पेशेंट जो ये क्लिनिकल सिनेरियो आ जाएगा। यही सिनेरियो के अंदर मैं अगर HSG को देता हूँ लेस देन 2 साल कह देता हूँ या साल पहले हुई है
तो फिर मैं कुछ बहुत ज्यादा नहीं कीन हूँगा, अनलेस कैंटल वो क्या है कि जी 2 साल पहले हुई थी, फिर बाद में मेरी एक लेप्रोटमी भी हुई जिसमें मेरी ओवरी निकल गई, या मेरा कुछ और इस तरह का ओपन सर्जरी हो गई, या मेरा इवन परफोरेटेड अपेंडिक्स हो गया, उसके लिए उन्होंने पूरा करके वो किया। तो जिसमें परफोरेटेड अपेंडिक्स हो जाता है तो उसमें यस कंसर्न ऑफ ये यू अंडरस्टैंड देन द लेप्रोटमी कैन व्हाट हैवक कैन कॉज इन अ पेशेंट, जिसके अंदर ये सारा अंदर से पस निकल जाए, सब कुछ हो जाए, फीकल मैटर आ जाता है। तो देन दोज आर द केसेस जिसमें 90% चांसेस हैं कि उसकी एडिशंस या कुछ वैसे ट्यूब्स उनकी बंद हो। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। यू कैन नॉट हैव ये इस जो आपके क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 2 मिनट जहाँ पे आपने बैठ के रीवैल्यूएट करके सोचना है। वहां बैठ के अगर ये सब फर्टिलिटी का सिर्फ नाम आ गया और आप सोच रहे जी मैंने सब फर्टिलिटी की 1 to 12 सारी इन्वेस्टिगेशन करा के ऐसे डिस्कशन करनी है, वो 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है बेटा। थैंक यू सो मच। चल अब अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो शुड वी कॉल इट डन? ओके, थैंक यू सो मच सर। चलो, मुझे लगता है सबको सब समझ आ गई। सर थैंक यू सो बहुत मच, सारे होते हैं लेकिन अभी वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन। So that was very knowledgeable. चलो ओके बेटा, देन सी यू नेक्स्ट वीक। Thank you, sir. थैंक यू सर।